हर शुभ काम की शुरुआत इन्हीं से होती है और आपके सिलेक्शन की तैयारी की शुरुआत के लिए 19 से 21 सितंबर सुपर कोचिंग लेकर आया है बप्पा मोरिया सेल, तैयारी का श्री गणेश, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me Tulika, your UGC Net Paper 1 faculty और ये है टाइमिंग्स मेरे रेगुलर क्लासेस के जो कि YouTube और टेक्स्टबुक ऐप पे फ्री होती हैं। लर्नर्स डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जो भी स्टूडेंट्स टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए सो दैट आप किसी भी तरह की अपडेट विथ रिगार्ड टू UGC नेट एंड रिलेटेड एग्जाम्स को मिस ना करें। सो लर्नर्स, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2023 की तैयारी कराने के लिए हमारे टॉप फैकल्टीज आपके सेशंस लेते हैं यूट्यूब के चैनल पे। सो डू ज्वाइन देम एज पर योर सब्जेक्ट, एज पर देयर टाइमिंग्स। लर्नर्स, दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, डू ज्वाइन फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट्स। जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं उनके टाइमिंग्स, पीडीएफ्स एंड ऑल अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आर बीन शेयर्ड ऑन टेलीग्राम ग्रुप। सो डू ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप. Learners, before we start the session, the Bappa Moria sale is going on and the last day is 21st of September, wherein you get a 4 months का subscription at only 7,499 अगर आप use करते हैं मेरा कोड तुलिका R. राइट सो आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम ये एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और उसमें हमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, क्लैरिटी नहीं रहती है कि किस किस तरह की सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है, कैसे सैम्पलिंग किया जाता है। सो वी आर गोइंग टू डील विद, आज के इस सेशन में हम पूरे सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। सो एवरीबडी please do watch the session very carefully. So we are going to talk about all types of sampling. So सबसे पहले तो ये अगर आप पिक्चर देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? What is this? What is this and what is this? A part of it, right? So we are going to talk about population and sampling in research. तो रिसर्च में population क्या है और sampling क्या है, दोनों के बारे में हम बात करेंगे, राइट? तो अगर हम बात करें, ये जो हमारा एक पॉपुलेशन है, ये एक मान लीजिए कुछ लोग हैं, इनमें से हमने इनको चुना है, पिक किया है, राइट? कुछ ऐसा ही काम करते हैं हम रिसर्च में। सो ये होता है हमारा पॉपुलेशन और इसका जो एक सबसेट निकल के आता है जो कि इस पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसकी जगह हम इसको लेते हैं अपनी स्टडी के लिए। अब ये संभव नहीं है कि हम पूरे के पूरे पॉपुलेशन पे अपनी रिसर्च एडमिनिस्टर करें, इसी वजह से हम उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं और इस पे अपनी स्टडी करते हैं। इसे हम, आप इस पिक्चर से अनुमान लगा सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। नाउ व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग? सैम्पलिंग करने के क्या क्या तरीके होते हैं? तो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो सैम्पलिंग के दो तरीके, दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहने का मतलब है हर कोई, जो अभी हमने पहले की पिक्चर देखी थी उसमें हर किसी के इक्वल चांसेस हैं उस सैंपल में सिलेक्ट होने के, राइट? ये जो हमारा पॉपुलेशन है इसमें से कोई भी हमारा सैंपल का हिस्सा बन सकता है, ठीक है? सो इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को। इसमें 4 तरह की सैम्पलिंग्स होती है जिसको अभी हम आगे सेशन में एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। दूसरे तरह की सैम्पलिंग होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें हर एक का इक्वल चांस नहीं होता है। दैट मीन्स जिनको हम चूज करते हैं किसी कारण से, उन्हीं का स्कोप रहता है हमारे सैंपल में चयनित होने का, सिलेक्ट होने का। सो इसे हम नॉन रैंडम के कैटेगरी में डालते हैं। अगेन इसमें भी 4 कैटेगरीज होते हैं, कन्वीनियंस, जजमेंटल, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग। एक एक करके हम इस सभी तरह की सैम्पलिंग को समझेंगे। सो अगर हम बात करें इन सभी सैम्पलिंग टेक्निक्स को क्लासिफाई करने की, तो क्या होता है सही क्लासिफिकेशन ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स? जैसे मैंने आपको बताया, सैम्पलिंग करने का तरीका होता है, टेक्निक होती है वो एक। अगर हमें रैंडम तरीके से करना है तो हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे और अगर नॉन रैंडम तरीके से करना है तो नॉन प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। दोनों के कंपैरिजन में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और इसे हम ज्यादा जगहों पर जनरलाइज कर सकते हैं, जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के साथ लिमिटेशंस हो जाती है। सो अगर हम बात करें कैटेगराइजेशन की, तो ये है हमारी 4 कैटेगरीज इन ईच ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक।
Now let's start with first type of random sampling, that is बिल्कुल simple सरल simple random sampling. सो इसमें हम क्या करते हैं, अपने पूरे पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं, चयनित करते हैं, इनका सिलेक्शन करता है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है. तो इसमें हम जनरली क्या करते हैं, एक सैंपल साइज n मान लीजिए, हमने मान लिया अगर हमारा पॉपुलेशन n है 1000 हमारा पॉपुलेशन का काउंट है, और स्मॉल n जो कि हमारा सैंपल होगा वो होगा 100. तो हमें 100 को सिलेक्ट करना है इस 1000 में से. अब इस 1000 में हर एक का इक्वल चांस है इस 100 में आने का. ठीक है. सो इस तरह की जो हमारी रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है, इसमें हम रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं. रिप्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कई जगह ऐसे भी की जाती है रैंडम सैम्पलिंग, जहां पे यहां से हमने एक मेंबर को बुलाया, उनका फीडबैक लिया या उनको अपनी स्टडी में इनकॉर्पोरेट किया, उनको वापस भेजा, ये वापस जो गए ये वापस फिर से पॉपुलेशन में ज्वाइन कर लिए, तो इसी पर्सन की 2 बार आने की भी संभावना है. ठीक है, या उससे ज्यादा बार भी, तो ये रिप्लेसमेंट वाला होता है. बट जनरली जब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करते हैं, उसमें हम विदाउट रिप्लेसमेंट पे जाते हैं. दैट मीन्स अगर किसी एक को हमने पिक कर दिया तो उसके बाद हम किसी और को ही पिक करेंगे. ठीक है. तो क्या तरीका होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करने का, तो आपने कई बार देखा होगा कि किस तरह से हम अपनी रैंडम सैम्पलिंग करते हैं. तो अगर हम कंप्यूटर में से कोई रैंडम नंबर्स निकाल लें, या ड्राइंग ऑफ द हैट, जिसको हम कहते हैं कि हैट में से कोई हमने चिट निकाली, नंबर्स निकाल लिए, या इस तरह का रिवॉल्विंग व्हील, इनमें से कोई भी तरीके से हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं, और किसी का भी नंबर इसमें आ सकता है. आगे अगर हम बढ़ते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग. सो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग भी काफी हद तक हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह से है. बस यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है, हम थोड़ा इसे सिस्टमाइज कर लेते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं. ठीक है. तो इसमें फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास जो पॉपुलेशन साइज है वो 10,000 का है, और उसमें से आपको 1000 लेनी है अपनी स्टडी के लिए, तो आप क्या करेंगे, आप हर 10वें लोगों को, ये जो 10th है nth पर्सन को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे. ये 10th की जगह 5th भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर पॉपुलेशन साइज. ठीक है. तो जितने लोगों को आपने लेना है, जितना आपका पॉपुलेशन है और जितने लोगों को आपने लेना है, अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो आता है आपका 10, यानी हर 10वां व्यक्ति आपका सैंपल में इंक्लूड होगा. अब सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप किस नंबर से शुरुआत कर रहे हैं. मान लीजिए ये अगर हमारे पास 10,000 की पॉपुलेशन है, सभी का नाम 1 2 3 4 करके 10,000 का नंबर्स है हमारे पास. जरूरी नहीं कि हम 1 से स्टार्ट करें, हम सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम 9 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर हमने 9 को पिक किया तो फिर 10वां व्यक्ति यानी कि 19th नंबर पे जो व्यक्ति है वो मेरा सैंपल होगा. राइट. तो nth नंबर का जो कंसेप्ट आता है वो हमारा सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में आता है. तो इसके भी रिजल्ट हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से बहुत हद तक मिलते जुलते होते हैं, बस ये थोड़ा हम सिस्टमाइज कर तरीके से करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट का सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग अगर आप और अच्छे से समझ सके तो कुछ इस तरह का है. जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने थर्ड पर्सन इन पॉपुलेशन को लिया है, तो एवरी थर्ड विल बी माई हर 2 को छोड़ के तीसरा व्यक्ति जो रहेगा वो मेरे सैंपल का हिस्सा बनेगा. ठीक है. सो इस केस में हम क्या करते हैं, जैसे अगर हमने हाइपोथेटिकली मान लिया कि हमारा पॉपुलेशन साइज जिसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है उसमें 100 है, एंड हमें चाहिए 20 लोग, तो यानी कि हर 5वां व्यक्ति मेरा सैंपल होगा, और इस तरह से हमने 5th को शुरू कर दिया. तो अगर आप डिवाइड करके निकालेंगे, अगेन 100 डिवाइडेड बाई 20 इज 5. तो एवरी 5 के इंटरवल पे आप सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग कर सकते हैं. ठीक है. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. नेक्स्ट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. नाउ यहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे it has a small sampling error than simple random sampling since the source of variation is eliminated. Stratified, strata की बात कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि हमारे पॉपुलेशन में हर किसी का सही रिप्रेजेंटेशन हो. ठीक है. जो भी अगर मान लीजिए हमारा एक डिस्ट्रिक्ट का हमें कोई डेटा निकालना है, और इस डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जो बेनिफिट्स मिले
गवर्नमेंट स्कीम्स के, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर हम यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो हो सकता है कोई एक जेंडर इसमें मिस आउट कर जाए। अब हम यहाँ चाहते हैं कि मेल जेंडर का भी हमारे पास डेटा हो, फीमेल जेंडर का भी हो और ट्रांसजेंडर का भी हो, जिनको गवर्नमेंट स्कीम्स मिली हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी इस पॉपुलेशन को स्ट्रेटिफाई कर देते हैं और इसके बाद हम इसमें से रैंडम सैम्पलिंग करते हैं, ताकि हमारा सभी तरह का रिप्रेजेंटेशन रहे हमारे सैम्पलिंग में, राइट। तो पॉपुलेशन को हम यहाँ, हमारी जो पॉपुलेशन थी इस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, उसको हमने सब ग्रुप या स्ट्रेटा, जो भी मेरा इंटरेस्ट एरिया है उसके अकॉर्डिंगली हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि क्या सभी को सही तरह का बेनिफिट मिला या नहीं। ठीक है, तो चाहे हमने जेंडर पे बात की, एज ग्रुप पे बात की, लोकेशन पे बात की, किसी भी कैटेगरी से अगर हम स्ट्रेटा बना देते हैं तो हमारे पास हर स्ट्रेटा से सही रिप्रेजेंटेशन निकल के आएगा। तो ये होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। नेक्स्ट होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। अब अगर हम बात करें तो इसमें भी बाकी सैम्पलिंग के कंपैरिजन में डिफरेंस है। इसमें क्या होता है, कई बार अगर हम कोई एरिया को स्टडी करना चाह रहे होते हैं तो कुछ लोग किसी एक एरिया में क्लस्टर्ड होते हैं, लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टाउन या डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर ले, बट अगर हम किसी स्टेट में की स्टडी करना चाह रहे हैं तो अगर हमने इस स्टेट का पॉपुलेशन को अपना पॉपुलेशन मान लिया और उसके बाद अगर हमने सैंपल से पता करना चाहा, मान लीजिए कोविड के समय की बात करें, कोविड के इम्पैक्ट को या कोविड के वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है, कोविड के वैक्सीनेशन के स्प्रेड के बारे में अगर एक स्टेट अपने बारे में बताना चाहता है कि कितना वैक्सीनेशन लोगों ने कितना प्रतिशत करवाया, अगर हम यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग करेंगे तो हो सकता है इस स्टेट का कोई एक डिस्ट्रिक्ट से बहुत लोग आ जाए और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बिल्कुल छूट जाए। ठीक है, सो इसमें क्या किया जाता है, ये जो क्लस्टर्स होते हैं इनको ये जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इनके क्लस्टर्स बना दिए जाते हैं और इसके बाद इसमें से हम अपने सैंपल्स को पिक करते हैं। इसका पर्पस ये रहता है कि हम सभी तरह का पूरी ज्योग्राफी को कवर कर लें, राइट। जो हमारी डिस्पर्स्ड पॉपुलेशन है उसको हम पूरी तरह से कर ले और कवर कर ले, सो दैट हम हो सकता है हर जगह नहीं पहुंच पाए मगर एक क्लस्टर से हमारा रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट को मिला के क्लस्टर बना दिया और उधर से नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट के कैटेगरी में डाल के हम इसको अपना क्लस्टर सैम्पलिंग कर सकते हैं, राइट। सो दिस विल बी अ लिस्ट ऑफ क्लस्टर्स बट नॉट ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ हम ज्योग्राफिकली सबको कवर करना चाहते हैं, यहाँ हम एरिया को प्राइमरीली ध्यान में रखेंगे, इंडिविजुअल पॉपुलेशन मेंबर्स को नहीं, राइट। तो ये क्लस्टर सैम्पलिंग इस वजह से की जाती है ताकि हम पूरे के पूरी पॉपुलेशन को इसमें कवर कर सके। सो जनरली इसमें हम, जैसे हमने कहा, कुछ ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज को ध्यान में रख के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल पॉपुलेशन को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव ज्योग्राफिकल सेटअप में डिवाइड करते हैं ताकि हमारे पास हर तरह के लोगों का उसमें रिप्रेजेंटेशन हो। सो क्लस्टर जो हमारा पॉपुलेशन का क्लस्टर होता है उसे हम रैंडम ही सिलेक्ट करते हैं क्योंकि ये सभी आपके रैंडम सैम्पलिंग में आती है। सो या तो सारे या सब कुछ उसमें से हम रैंडमली चूजन स्टडी यूनिट्स को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद उनको स्टडी करते हैं। तो आइडिया इसमें ये रहता है कि हम क्लस्टर्स चूंकि बना चुके हैं इसलिए किसी ना किसी कारण से जो हमने ये एग्जॉस्टिव सब ग्रुप्स बनाए हैं इसमें सब तरह का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के हम, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, अगर ये पूरी डिस्ट्रिक्ट है इसको हमने ज्योग्राफिकली यहाँ 4-5 खंडों में डिवाइड किया हुआ है। तो नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल, सेंट्रल, साउथ सेंट्रल एंड साउथ। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास हर तरह के लोगों का रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, learners, do like the session, share it with your friends and subscribe to our channel। हमारे जितने भी सिंगल सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज होते हैं इसमें आपको मिलते हैं वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स एंड लाइव क्लासेस बाय दी एक्सपर्ट्स। अब बात करेंगे दूसरे तरह की सैम्पलिंग टेक्निक की, दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हर एक सैंपल का इक्वल चांस होता है टू गेट रिप्रेजेंटेड, बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बिल्कुल इसके विपरीत होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ हद तक पता रहता है कि हम किसको अपना सैंपल में लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है कि ये हमारा सैंपल जो है ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है।
और इसमें हम सैम्पलिंग एरर भी बाद में कंप्यूट करते हैं। मगर इफ वी कंपेयर नॉन प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, तो नॉन प्रोबेबिलिटी काफी सस्ता होता है, चीप होता है और जल्दी हो जाता है, बिकॉज उसमें उतना हमें लंबा प्रोसेस, उतना एग्जॉस्टिव ग्रुप बनाना, स्ट्रेटा बनाना, क्लस्टर बनाना, क्योंकि उसके पीछे भी बहुत लॉजिक लगता है, वो करना नहीं पड़ता है यहाँ पे बस। मगर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में भी एक रिलेटिवली रीजनेबली रिप्रेजेंटेटिव को कलेक्ट कर सके, यानी कि जो हमारे पॉपुलेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो एग्जैक्ट तो नहीं होगा, मगर हाँ मिलता जुलता रिप्रेजेंटेटिव होगा। ठीक है। सो इसमें आती है हमारी टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें पहला टाइप है कन्वीनियंट सैम्पलिंग। जो आपको आसानी से मिल जाए वो आपका सैंपल हो जाता है। ठीक है। तो ये प्योरली हमारे कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है, रिसर्चर के कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है जब वो किसी सैंपल का चयन करता है। सो मान लीजिए हमारे क्लास में जितने लोग हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ आवर कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इसी मेथड को हम एक्सीडेंटल या हैफिजर्ड सैम्पलिंग भी कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो भी अवेलेबल है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, दैट पर्सन बिकम्स द सैंपल ऑफ आवर स्टडी। नेक्स्ट टाइप इज पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग उस केस में की जाती है जहां आप बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टडी करना चाहते हैं। मान लीजिए यू आर ट्राइंग टू डू अ स्टडी ऑन स्लो लर्नर्स, राइट, या आप मेंटली रिटार्डेड, एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड बच्चों पे स्टडी करना चाहते हैं, तो यहां होगी आपकी पर्पसिव सैम्पलिंग, क्योंकि आपका यहाँ पे जजमेंट इन्वॉल्व है। आपने उन बच्चों को कैटेगराइज किया है एज स्लो लर्नर्स या एज एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड, तो आप उसी तरह के बच्चों को सिलेक्ट करेंगे जो उस कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर को थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है जब वो अपना सैंपल सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि उनका पर्पस उसमें एसोसिएटेड रहता है। सो ये प्योरली उस रिसर्चर की एक्सपीरियंस है, नॉलेज पे डिपेंड करता है, उसी हिसाब से वो अपने सैंपल को तैयार करता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग को फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं ठंडी जगहों पे जब स्नो से बॉल्स बनते हैं तो वो बड़े होते चले जाते हैं, जैसे वो रोल करता जाता है वैसे वो स्नोबॉल जो होता है वो बड़ा होता जाता है। उसी के नाम के ऊपर आधारित है स्नोबॉल सैम्पलिंग, जहां पे आप कुछ इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करते हैं और वो फिर अपने फ्रेंड्स को, अपने एक्वेंटेंसेस को सिलेक्ट करते हैं। तो ज्यादातर इसको कहा जाता है फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, राइट। सो इसमें आप पता भी नहीं, आपको कई बार लगता है कि कौन आपका सैंपल था, क्योंकि आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है। सो इसका जो है आप बहुत रेयर पॉपुलेशन के केस में, जैसे कि अगर हम मान लीजिए सेक्स वर्कर्स पे स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल गया जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है, तो वो अपने एक्वेंटेंस जो कि अगर उनकी एक्वेंटेंस है उससे वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। या किसी तरह का कोई डोमेस्टिक अब्यूज का केस है, तो ये लो इंसिडेंट या रेयर पॉपुलेशन के केस का से एसोसिएटेड रहता है, जिसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं। वो एक से दूसरा कड़ी की तरह जुड़ता चला जाता है। कोटा सैम्पलिंग इज अनदर टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, अपने पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग सेल्स में डिवाइड करते हैं और हर का एक फिक्स्ड कोटा कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हम उसमें परसेंटेज बनाकर अपना रिप्रेजेंटेशन तब तक लेते रहते हैं जब तक हमारा ये पूरा कोटा फुलफिल नहीं हो जाता है। तो इसमें हम अपना कन्वीनियंटली जो हमें यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी पे नहीं जाएंगे, कोटा बना के, कैटेगरीज बनाकर हम यहाँ पे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हर सेल में से रिप्रेजेंटेटिव्स को पिक कर लेंगे। ठीक है। तो ये स्ट्रैटिफाइड की तरह है, मगर यहाँ पे कन्वीनियंस एंगल आ जाता है, इस वजह से ये नॉन रैंडम में या नॉन प्रोबेबिलिटी में आता है। ठीक है। सो कई बार जो लोग जिनको आप नहीं रीच कर पाते हैं, वो इस कोटा सैम्पलिंग की वजह से रिप्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने एक डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया और आप हर ब्लॉक से रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं, और उस ब्लॉक में जो लोग बहुत एक्टिव थे, आपको सिर्फ उन्हीं का इनपुट मिला, जो लोग को आप रीच नहीं कर पाए वो अनरिप्रेजेंटेड रह गए, राइट। तो कोटा सैम्पलिंग चूंकि एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके साथ ये डिसएडवांटेज रहता है। सो लर्नर्स, द बप्पा मोरिया सेल इज टिल 21st of September। इस पीरियड में आप अवेल कर सकते हैं 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एट 7,499 बाय यूजिंग माय फैकल्टी कोड तुलिका आर। सो ये है एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन, आपको बताना है इनमें से कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी बेस्ड है।
और ये है आपके ऑप्शंस. आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट्स आफ्टर द सेशन गेट्स ओवर, एंड डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड दिस सेशन. आई होप दिस सेशन वाज इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर ऑल ऑफ यू. ये मेरी क्लासेस के रेगुलर टाइमिंग्स हैं, और मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम आपके साथ सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स शेयर कर सकें. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.